हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूपीएसआई संबंधित जो आपका प्रैक्टिस सेट है जिस पर आपके मूल विधि, संविधान और आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि मूल विधि मतलब संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो आपका जनघनत्व है वो आपका कितना है। चलिए, यहाँ पर जनघनत्व जो आपका है वो आपका कितना है। चलिए, आवाज आ रही थी ना? चलिए, आ तो रही है। यहाँ पर 41 के ऑप्शन सभी क्या आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर आपका जवाब जो आपका सही होगा वो आपका बी नंबर आपसे कह रहे हैं, तो आपका 325 आपने बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 324 है ना, कितना है 324 है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो सही करना है वो आपको कौन सा, तो ऑप्शन आपको बी ही सही करना होगा, है ना, क्योंकि आपके 324 होता है तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर 325 करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि यहाँ पर 382 होता है। अच्छा, 382 होता है ना, 382 होता है, 382 होता है, 382 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से उत्पादन करता है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादन करता है, किसका उत्पादन करता है। चलिए, कृष्णा गुप्ता कह रहे हैं सी नंबर, यूपीएसआई ड्रीम यहाँ पर सी नंबर, सनातनी यहाँ पर सी नंबर, मतलब सबका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है। कह रहे हैं कि इसका जवाब आपका बनेगा सी, शुद्ध देसी घी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, शुद्ध देसी घी का उत्पादक है जो आपका दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रयान फर्स्ट भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। मतलब यहाँ पर जो चंद्रयान फर्स्ट था इसे सफलतापूर्वक यहाँ पर श्रीहरिकोटा से आपका प्रक्षेपित किया गया था। आपसे पूछा गया है डेट कि कौन सी डेट को है, तो ये जो डेट आपकी लिखी गई है यही डेट आपकी है, 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंटार्कटिका में भारत का नया बेस जिसे 2015 में अधिकृत किया गया था, जिसका निर्माण 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया है। ये जो आपका है अंटार्कटिका में कौन सा है। अंटार्कटिका में आपको पता है कि भारत का एक नया आपके यहाँ पर शोध संस्थान है, और ये जो आपका कौन सा है, तो आपका भारती। ठीक है, कौन सा है याद रखिए, 44 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जो आपका भारती है ये आपके अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है। ठीक है, जो कि 2015 में अधिकृत किया गया था, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पूछा गया है कि भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया। मतलब जो आपका आईएनएस अरिहंत है ये बनाया गया कहां पर बनाया गया, ये कहां पर बनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, मोहनीश कुमार जी यहाँ पर राधे राधे। चलिए, 45 का जवाब दिया है, तो याद रखिए 45 का ऑप्शन आपका बनेगा सी, आपकी विशाखापट्टनम में। कहां पर बनाया गया, तो आपकी विशाखापट्टनम में बनाया गया था नौसेना जहाज निर्माण केंद्र जो आपका किया गया था। ठीक है, और इसको बनाने के बाद भारत छठा देश बन गया था। जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। चलिए, यहां पर जवाब देना है। सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। ठीक है, चलिए पढ़ाई पर फोकस करिए। क्लास के पहले हम आपको यहां पर बोल भी देते हैं, अगर सबसे साथ ऐसे करेंगे तो भाई आप लोग नाराज मत होइएगा कि सर हमारा जवाब नहीं दे रहा, हमारा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग बच्चे नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, बाद में नाराज मत होइए। स्टार्टिंग में हम बोलते हैं और आपके लास्ट में बोल देते हैं। बीच में आप सोचो कि हम छोटे छोटे बच्चे, अपने आप को बदलिए। आप देश के होनहार हो और अपने जिले के एक बनने वाले हो, कुछ बनने वाले हो। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों में नाराज होगे तो आगे क्या होगा आपका। ठीक है ना, इन बातों में नाराज मत होइए, पढ़ाई पर फोकस करिए। चलिए, यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, तो आपका जवाब यहां पर बनेगा नाइजीरिया। याद रखिए, नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया एक ऐसा देश बन रहा है जहां पर जनसंख्या की वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के देखा जाए तो नाइजीरिया में बहुत ही ज्यादा हो रही है। वहीं पर देखा जाए जो जापान है, जापान में जनसंख्या आने वाले समय में आधी हो जाएगी। ठीक है ना, ये पॉइंट आप मरने के हिसाब से नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे होने पैदा नहीं होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो गर्म प्रदेश होते हैं वहां पर बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। तो आपके नाइजीरिया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
तो यहाँ पर अपनाया गया मतलब कह सकते हैं बनकर तैयार हुआ। तो आपका संविधान बनकर जो तैयार हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, या इसे बोला जाता है अंगीकृत किया गया था, या इसे हम लोग कह सकते हैं आपका अपनाया गया। तो कुल मिला के जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है और यह दिन संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपसे बताना है कि पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। चलिए 48 का जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? चलिए राइट आंसर दे रहे हैं, कह रहे हैं इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट का बी, 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल ऑप्शन राइट का हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, 24 अप्रैल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो आपने अनुसूचियां पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आपको आता होगा लेकिन अनुसूची और आपके भाग और अनुच्छेद संशोधन आपको नहीं आते होंगे, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए, जहां पर मेघालय की बात किया है, त्रिपुरा की बात किया है, मिजोरम की बात किया है, असम में यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यह किया गया है किसमें? तो छठी अनुसूची में। किसमें किया गया है? छठी अनुसूची में किया गया है। याद रखिएगा, एक आपको यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, जैसे आपका होता है ए एम और आपका टी और आपका यम, मतलब यहाँ पर ए से हो गया असम, म से मेघालय, टी से त्रिपुरा और आपके यहाँ पर म से यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। अगर ये भी आपको याद हो जाए तो और अच्छी बात है कि आपके 4 कौन से राज्य हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मेघालय। ठीक है, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद IX जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान करता है। 200 प्रावधान करता है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना है। इसका जवाब सही क्या बनेगा? चलिए 50 का जवाब देना है। 50 का जवाब सही क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा 9 में ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ रहा है। कह रहे हैं 50 को ऑप्शन आपका बनेगा सी। आपकी पंचायत को क्या जोड़ा गया? तो यहाँ पर आपका पंचायत है, ऑप्शन सी पंचायत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? याद रखिएगा, ये भी आपका अनुच्छेद बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या स्थल हैं या वस्तु हैं, इनकी सुरक्षा करना आपका अधिकार है। और ये जो दिया गया है किसमें दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 49 में। आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 49 में ये प्रावधान आपका किया गया है। वहीं पर आर्टिकल जो 48 है वहां पर प्रावधान किया गया है कृषि व वन्यजीव के बारे में, है ना। और 50 में आपको बोला गया है क्या? जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका की शक्ति का पृथक्करण दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब इसका डी। तो यहाँ पर पूछा गया था, तो आपका जवाब यहाँ पर कौन हो गया? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना था? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश जो आपका नाम रखा गया था वो कब किया गया था? चलिए यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए कुछ लोगों के जवाब यहाँ पर सी आ रहे हैं और कुछ लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, आपके बी भी आ रहे हैं। चलिए बी और सी दोनों के आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, कब उत्तर प्रदेश बना था? तो यहाँ पर जवाब सी हो जाएगा 1950। कब बना था? 1950 में बना था। ठीक है, 1950 में बना था। जो आपका 37 आपका है ना, वो आपका संयुक्त प्रांत है, वो आपका संयुक्त प्रांत है। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में नाम में और राजधानी में परिवर्तन होता रहा है लगातार। जो 36 समय था 1836 में, वो उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी आगरा थी। 1858 में राजधानी इलाहाबाद बनाई गई थी। 1870 में आगरा अवध संयुक्त प्रांत बन गया था। 1921 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। 1937 में संयुक्त प्रांत हुआ था और 1950 में उत्तर प्रदेश हुआ था। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? इलाहाबाद को अपनी राजधानी जो बनाया वो किसने बनाया था? चलिए यहाँ पर दिया है अकबर और आपका दिया है शाह आलम। यहाँ पर दोनों सही जवाब होगा या यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब सी आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पर ए और बी दोनों ने ही यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया? चलिए बताइए कि जो आपका जयचंद है ये कब और कहां पर मारा गया था, कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपने देखा कि आपके चंद्रावत का युद्ध,
देखिए चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध आपका हुआ था कब, तो आपके 1194 में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं चंदावर कहाँ लिखा है, तो आपके बी बारे में है, तो आप बी बार को दे सकते हैं, क्योंकि 2016 में जो आपका अमीन का पेपर हुआ था, अमीन का पेपर, वहां पर यही क्वेश्चन आया था और जवाब इसी को सही किया गया था। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका 54 होता तो आप 54 को सही करते, लेकिन जब नहीं है तो जवाब बी को सही करना है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ज्यादा समझाने से यहां पर कह सकते हैं दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था। यहां पर 55 का जवाब सही क्यों बनेगा, तो यहां पर आपका जवाब आ रहा है, यहां पर कन्नौज से पूर्व सबसे पहले राजा कहां बना था, तो थानेश्वर का राजा था। याद रखिए जो आपका हर्षवर्धन था ये कहां का था, थानेश्वर का था, है ना। बाद में ये कन्नौज में आपका आया था, तो 55 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका डी हो जाएगा, आपका थानेश्वर का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। बताइए भाई कहां तांबा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तांबा कहां पर पाया जाता है। याद रखिएगा आपका जवाब जो कि आया है सबका सी, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, आपके ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर में तांबे के अतिरिक्त रॉक फास्फेट होता है, यूरेनियम भी है और डायस्पोर भी पाया जाता है आपके ललितपुर में। आगे बढ़ते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां उगाया जाता है। नींबू हो या संतरा, नींबू हो या संतरा, और सा से हो जाएगा संतरा और सा से हो जाएगा सहारनपुर। आपका जवाब ये हो जाएगा, सा से संतरा, सा से सहारनपुर और नींबू, आपका जवाब ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपका दिया गया है केला, तो केला कहाँ है, तो आपके वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद में केला के लिए जाना जाता है। आम के लिए लखनऊ भी है, सीतापुर भी है, सहारनपुर भी है। ठीक है ना। लीची सहारनपुर आपका है, आंवला प्रतापगढ़ के है। सब चीज आप जानते हैं और धीरे धीरे सभी चीज आप जानने लगेंगे अगर आप नए जुड़े हैं तो। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यह प्रश्न आपको कल भी देखने को मिला था कि जो आपका एमएसपी के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है वो किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो आपके कल वाले प्रश्न में था सब्जी, मतलब जो सब्जियां होती हैं उनको नहीं ऐड करते हैं, लेकिन इन आपके 4 ऑप्शन में नहीं ऐड करते हैं मूंगफली को। किसको, तो आपके मूंगफली को इनमें से ऐड नहीं करते हैं। जवाब यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। आपकी 5 दलहनी आपकी फसल है ना, 5 है आपकी कौन, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग और चना। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी में आपकी कितनी दालें आती हैं, तो आपकी दालें आती हैं 5, अरहर, मसूर, उड़द, मूंग और चना। ठीक है ना। चलिए, और सरकार एमएसपी को खत्म करने के लिए इतना बड़ा विद्रोह भी हो रहा है, लेकिन कह सकते हैं विद्रोह को खत्म नहीं करने दे रही हैं। चलिए क्या बात है। अगला प्रश्न दिया है, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। देखो आपने पढ़ा है सकल घरेलू उत्पाद, है ना, मतलब जीडीपी, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं सकल घरेलू प्रसन्नता। ये जो अवधारणा ली गई है ये ली गई आपकी भूटान से, जो कि यहां पर जवाब लगभग यहां पर सब लोगों का गलत आ रहा है। इसका जवाब हो जाएगा बी, यहां पर जवाब यहां पर बी हो जाएगा भूटान। ठीक है, चलिए यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है, चलिए किसी को दिक्कत, चलिए पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं। याद रखिएगा पंजाब का एक गांव है जहां पर हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं, और ये आपका कौन सा है, यहां पर याद रखिए संसारपुरम। क्या है, संसारपुरम है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसारपुरम है, जो कि यहां पर गांव से 14 खिलाड़ी, ठीक है कितने हैं, तो 14 खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम में खेल चुके हैं, जो कि एक अपने आप में देखा जाए बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है किसी गांव के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व की सबसे तेज चलने वाली आपकी ट्रेन कौन सी है। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, जवाब देना है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करते चलिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती है ना। चलिए यहां पर विश्व की सबसे बड़ी तेज, जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, और 61 को ऑप्शन आपके आ रहे हैं। तो भैया ऐसे कारनामा कौन कर सकता है, ऐसे कारनामे कर सकते हैं आपके चीन वाले, है ना, चीन वाले कर सकते हैं। और चीन में शहर है कौन, तो आपका संघई है। कौन है आपका, संघई। तो आपका जवाब हो जाएगा संघई मागलेव ट्रेन, ये विश्व की तीव्रतम ट्रेन है। ठीक है ना, जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सबसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है। देखो बस्तर एक आदिवासी जिला है, और ये जो जिला पड़ता है बस्तर, ये कहां पड़ता है, आपने पढ़ा होगा
यहां पर पढ़ा होगा बस्तर आपके पड़ता है कहां पर, तो यहां पर है आपका छत्तीसगढ़, जिसका भी जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कुल आपके यहाँ पर 27 जनपद आपके हैं, ठीक है, 27 जनपद हैं, तो जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में गाया गया था। चलिए बताइए, अगर आप लोग फिल्म देखते होंगे, अगर आप फिल्म देखते होंगे तो 100% ये गाना सुना होगा, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, है ना। तो यहाँ पर 63 का जवाब देना है। चलिए 63 का देख लेते हैं सभी का कि जवाब आपने सही दिया है कि नहीं दिया है, आपने देखा है या नहीं देखा है। अगर देखा है तो कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी है जो ये गाना आपका दिया गया है। चलिए यहां पर याद रखिए जंजीर, वेरी गुड, यहां पर कह सकते हैं जंजीर, जिन लोगों ने देखा है तो बिल्कुल सही जवाब आया है, जंजीर का गाना है, ठीक है, जो आपकी 1973 में बनी थी, ठीक है, 1973 में ये आपकी फिल्म बनी थी, ये आपका गाना आया था, ठीक है ना। और फिल्म में थे विजय शेरखाना, ठीक है, इनकी दोस्ती आपकी है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तक को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, यह कथन किसका है। आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, यह कथन है आपकी किसका, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आपकी मिशेल ओबामा का। किसका है, मिशेल ओबामा का है। याद रखिएगा आपकी अमेरिका की जो प्रथम महिला थी, है ना, प्रथम महिला मिशेल ओबामा, जो आपकी बराक ओबामा की पत्नी, ने कहा था कि आपको कॉलेज जाना चाहिए, है ना, ये बात कहा था किसने, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है, और ये लघु कथा है, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लघु कथा है। जवाब यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा हिंदी, लेकिन आज देख रहे होंगे कि जीके में भी आपकी हिंदी मिल सकती है, और हिंदी में भी जीके मिल सकती है, क्योंकि जीके का पोर्शन हिंदी में देखा जाए तो ग्रामर वाला जो होता है ना, गद्यांश सॉल्व करने वाला, तो गद्यांश जो आपका होता है वो जीके ही तो होता है, और कुछ तो नहीं होता, नींबू अचार नहीं, वो आपका जीके ही होता है। चलिए पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखो यहां पर दिया है पंचगव्य, है ना, पंचगव्य में जो आपका सम्मिलित नहीं किया जाता है वो क्या नहीं सम्मिलित करते हैं, मतलब यहाँ पर तुलसी, है ना। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, फिर आपका तुलसी, तो यहाँ पर कह सकते हैं तुलसी जो आपकी है ये इसमें से आपकी सम्मिलित नहीं की जाती है। इसमें गाय का दूध होता है, दही होता है, घी होता है, मूत्र होता है और गोबर होता है, इन चीजों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका डी, तुलसी इसमें से नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में अफ्रीकी देशों के दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ ड्रम बजाया था। ये आज की बात नहीं है, यहां पर ये आज की बात नहीं है, थोड़ा सा पहले की बात है ना। और ये जो आपके गए थे मोजाम्बिक में गए थे, ठीक है, मोजाम्बिक में गए थे, मोजाम्बिक में बजाया था। जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है। चलिए जो लोग अभी जुड़े रहे होंगे इस प्रश्न का जवाब जरूर दे देंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में हमने काफी अच्छे डिटेल से बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रजनन दर जो आपकी है वो आपकी कहां की है। जवाब दीजिए भाई। चलिए यहाँ पर भारत तो आपका दिया है, भारत तो नहीं बोलोगे, और कोई बोलोगे। चलिए यहाँ पर 68 का जवाब यहाँ पर डी दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, कोई नाइजीरिया दे रहा है, कोई सोमालिया भी दे रहा है। चलिए हम आपकी बात से सहमत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था नाइजीरिया आपका है, ये विश्व की प्रजनन दर में सर्वाधिक है। आपका जवाब यहाँ पर बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो चाड है, इसके बाद सोमालिया है ना, इस प्रकार से बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। 69 का जवाब कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पर 69 का जवाब पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो यहां पर याद रखिए 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब उसमें से अगर अध्यक्ष को लगा लेंगे तभी तो 7 बनेगा ना। तो यहां पर देखो कहां पर आपका है सी नंबर, एक अध्यक्ष होता है और 6 इसके अन्य सदस्य होते हैं। तो जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मानव अधिकार की परिभाषा निम्न में से किसमें दी गई है। मानव अधिकार की परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें दी गई है, यहां पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है धारा 2 के घ में। वैसे आपको डायरेक्ट इतना कठिन देता नहीं है, डायरेक्ट देगा धारा 2 में, है ना, लेकिन अब आपको यहां पर तोड़ दिया गया है तो आपको डी हो जाएगा धारा 2 के घ में। अगला क्वेश्चन दिया है मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का आधार क्या है। अगर मानव अधिकार के अध्यक्ष को हटाना हो या उनके सदस्यों को हटाना हो तो ऐसी स्थिति में कौन सा हो जाएगा। चलिए ऐसी स्थिति में कौन होगा, यहां पर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं।
ऐसे आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से होंगे, यहाँ पर देखो इस प्रकार से दिया गया है, छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। याद रखिए, मानव अधिकारी के अध्यक्ष को हटाना हो तो दिवालिया होना पड़ेगा। ठीक है, दिवालिया होना, अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी लाभ के पद पर रहना, ऐसी स्थिति में भी हट सकता है। और मानसिक या शारीरिक शिथिलता के कारण भी अयोग्य मानव कर सकता है। और अगर बात करें कि विकृत चित्तवत्ता सिद्ध दोष ठहराया गया है, इसमें भी राष्ट्रपति की राय में नैतिक के मतलब ये सभी जो आपकी अवस्थाएं, इन सब में हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो आपके सदस्य होते हैं वो आपके कितने होते हैं? चलिए 72 का जवाब दिया गया है, कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड में जो सदस्य होते हैं वो आपके कितने होते हैं। चलिए 72 को ऑप्शन सी दे रहे हैं, यहां पर किसी का जवाब सी आया है तो आपने बिल्कुल सही चुना है, चेयरमैन और आपके 17 सदस्य, चेयरमैन आपके 17 सदस्य, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उबंध किया गया है? याद रखिए, पर्यावरण के बारे में है और पर्यावरण से क्वेश्चन आपके बनते हैं क्योंकि संशोधन आपके हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आपका संशोधन है कौन सा? 42वां संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। और 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976 में। यही उबंध करता है आपके पर्यावरण संरक्षण के बारे में। जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि छत्रधारी कानून क्या है? छत्रधारी कानून क्या होता है? अम्ब्रेला, यहां पर पूछा गया है छत्रधारी कानून। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो देख लीजिएगा, यहां पर छत्रधारी कानून कहते हैं किसे? तो पर्यावरण को जो आपका संरक्षण है, पर्यावरण जो आपका संरक्षण अधिनियम है 1986, इसे छत्रधारी कानून भी कहते हैं। याद रखिए, जवाब यहां पर आपका जिसका सी है, आपका जवाब हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू हुआ? पर्यावरण से संबंधित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किस देश में लागू हुआ? इस देश में लागू हुआ, यहां पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके भारत में। याद रखिएगा, भारत में लागू हुआ, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे साधारणतः पुलिस जिले में सर्वोच्च पुलिस का प्रशासक होता है। साधारणतः पुलिस जिले में सर्वोच्च पुलिस का जो प्रशासक होता है वो आपका कौन सा होता है? चलिए, तो आप क्या जवाब दोगे? पुलिस महानिरीक्षक, महानिदेशक, राज्य सरकार, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पुलिस की बात की गई है तो जवाब भी क्या होगा? पुलिस महानिरीक्षक, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर अधीनस्थ पंक्तियों में किसी अधिकारी को अच्युत मतलब उसे अगर हटाना पड़े या निलंबन किया करना पड़े या औनत का प्रावधान है, मतलब किसी भी अधिकारी को हटाने वाली सिस्टम, निलंबन करने या औनत करने का जो प्रावधान किया गया है, ये किस पर किया गया है? तो ये किया गया है किसमें? धारा 7 में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 7 के में आपका किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने का प्रावधान किस पैरा में है? मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने का प्रावधान है, ये किस पैरा में है? किस पैरा में है? अगर यहाँ पर धारा की बात करता है तो हम बोलते हैं कि धारा जो आपका 31 है, धारा 31 के फर्स्ट में ये प्रावधान आपको किया गया है। लेकिन यहाँ पर पैरा जो आपका दिया है, इसमें से आप जवाब क्या देंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरा 115। ठीक है, किसमें? पैरा 115 में। जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मृत शरीर के अथवा घायल व्यक्तियों की परीक्षा के विषय में जो प्रावधान है वह किस पैराग्राफ में है? मृत शरीर है अथवा घायल व्यक्ति है, इसकी समीक्षा के लिए, इसकी परीक्षा के विषय में जो आपका प्रावधान है वो आपका किससे में है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा पैरा 136 में। पैरा 136 में जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, पैरा 136 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ आपको कह रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? चलिए, पहले का जवाब दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1 का जवाब देना है और 1 का जवाब सब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर। चलिए, क्या बात है, सभी को यहाँ पर काफी अच्छे से तैयारी है क्या? काफी अच्छे से तैयार है, सब लोगों का जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं 1990। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। धारा 1 के अनुसार आपके 1990 में है। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपको हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका कार्य क्या होता है? क्या कार्य होता है? तो महिला की संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा करना, ये तो बात सही है। दूसरा दिया है कि महिलाओं के आवश्यक सुधारों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देना, ये भी बात सही है। महिलाओं की संवैधानिक तथा विधिक अधिकारों की निगरानी करना, मतलब ये सभी पॉइंट आपके सम्मिलित हैं जो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग का कर्तव्य होता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया है?
ये आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिला होगा। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिला होगा कि आपकी कार्यस्थल में महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए जो आपका मार्गदर्शन ये कह सकते हैं इसके बारे में बताया गया है, वो आपके हैं विशाखा बनाम राजस्थान। ठीक है, कौन है आपके हैं? तो आपका जवाब ये हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ने ये शब्द आपका निर्धारित किया था। ठीक है, जवाब यहां मतलब आपका ये हो जाएगा प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ ये कब हुआ, कब लागू हुआ, कब लागू हुआ है? लागू पूछा गया है। चलिए यहां पर जवाब देना है। जवाब यहां पर आ रहे हैं 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर तो भाई यहां पर सब जगह है ना, तो 26 अक्टूबर सभी जगह है, लेकिन आपको याद रखना है लागू पॉइंट दिया है। लागू हमने बताया था अधिनियम बना था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था 2006 में। आपका जवाब बी हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 आपका जवाब सही हो जाएगा। इस प्रश्न को याद करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके हमेशा, ये जो आपका टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है वो कह सकते हैं यूपीएसआई का तो है ही, मूल विधि का है ही, लेकिन ये टॉपिक आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की जो धारा है वो आपकी कौन सी धारा है? ये कौन सी धारा के तहत आपको बोला गया है? तो ये धारा कौन सी है? तो याद रखिए धारा 2 के चा में, धारा 2 के चा में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण संबंधी आपको यहां पर दिया गया अधिनियम। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का अभ्यक्ति अप्रेरित है? देखो दिया है संतान शब्द जो आपका दिया है, और जो शब्द यहां पर यूज किया गया है आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी। 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति जो होता है वो संतान शब्द से अप्रेरित होता है। यहां पर जवाब डी सही हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते रहिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आता रहे तो वीडियो को भी लाइक करते रहिए। क्वेश्चन दिया गया है संरक्षण अधिकारी होंगे, संरक्षण अधिकारी होंगे, कौन अधिकारी होंगे? संरक्षण अधिकारी कौन होंगे? तो यहां पर केवल महिलाएं हैं, यथासंभव महिलाएं, केवल पुरुष, या सभी? यहां पर कह सकते हैं कोई भी नहीं। तो याद रखिए यथासंभव महिलाएं, मतलब यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब यहां पर बी हो जाएगा, यथासंभव महिलाएं होंगे, उनके पास ऐसी योग्यताएं हैं, अनुभव होगा जैसा कि प्रावधान किया गया है, मतलब प्रावधान किया गया है। तो यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा? आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपके धारा 8 में बोला गया है, धारा जो आपकी 8 है, धारा 8 में कहा गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितना वह आवश्यक समझे। मतलब अगर वो उसको आवश्यक ज्यादा पड़ रही है, मान लो जनता ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर नियुक्त कर सकती है। यह धारा 8 में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य दिए हैं? जो संरक्षण अधिकारी है उसके कर्तव्य की बात और उसके कार्य की बात है ना, उसके कर्तव्य की बात, उसके कार्य की बात का जो प्रावधान किया गया है ये किस पर किया गया है? ये है धारा 9 में। किस में है? धारा 9 में ये आपका प्रावधान किया गया है। आपका जवाब हो जाएगा यहां पर सी नंबर। ठीक है, इसके अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और आपके कार्य दिए गए हैं। मतलब इसमें क्या होता है, किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्य कार्यों को निर्वहन मतलब सहायता करना होता है। ठीक है, इसके बारे में काफी डिटेल आपका है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो वह दंडनीय होगा। मतलब जो आपके मजिस्ट्रेट है ना, जो यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित उसके कर्तव्य, जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा को नियम दिए गए हैं, उनके कर्तव्यों को अगर निर्वहन नहीं करते हैं या उनके कर्तव्यों को नहीं मानते हैं, है ना, उनका कार्य नहीं करते हैं और उनके द्वारा किया गया कार्य अगर विफल होता है तो ऐसी स्थिति में वो दंड के भागी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको जो दंड होगा वो कैसा दंड होगा? यहाँ पर याद रखिएगा 1 वर्ष के कारावास या 20,000 का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। और ये शब्द आपको है किसमें? तो धारा 33 में ये आपको प्रावधान किया गया है, धारा 33 में, है ना, कि यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देश या कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, बिना पर्याप्त कारण के ही असफल रहता है या इंकार करता है या दोनों में से किसी प्रकार की भांति में कारावास या आप कह सकते हैं 1 वर्ष या कह सकते हैं कि पैसे भी देने पड़ सकते हैं या दंडित भी पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है आपसे यहाँ पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा
किस धारा में आयोग का गठन संबंधी उपबंध है। मतलब धारा में, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस धारा में यहाँ पर गठन है, उसके गठन के बारे में बताया गया है। उपबंध मतलब उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो बोला गया है, ये बोला गया है धारा 3 में। किसमें बोला गया है, तो आपके धारा 3 में बोला गया है कि धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी और अधिनियम के अधीन वह शक्तियों का प्रयोग करेगी और उनके कर्तव्यों का पालन भी करेगी। तो जवाब यहां पर आपका बी सही हो जाएगा। बी नंबर आपका होगा, याद रखिए बी वाला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं हैं। यहां पर देखो 90 वाला जो आपका है उसमें से जो आपकी धाराएं हैं वो आपकी कितनी है। यहां पर सही जवाब कौन सा बनेगा, देखो यहां पर 12 नंबर में पूछा गया है, जवाब यहां पर आपका बने कौन सा, डी। यहां पर आपकी 17 कितनी आपकी, तो 17 आपके 1990 में कुल आपके 17 धाराएं और आपके 5 अध्याय आपके थे। ठीक है, 17 आपकी धाराएं और आपके 5 अध्याय आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नए वीडियो के साथ सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और उम्मीद है कि सभी को पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक